नमस्कार, मैं मृणाल शेखर हाजिर हूं आप सबों के समक्ष आज़ादी के बाद के बिहार की कहानी का पार्ट 3 लेकर। मैंने इससे पूर्व आप सबों को बताया कि आज़ादी के बाद किस प्रकार बाबू कृष्ण सिंह जी ने और बाबू अनुग्रह सिंह जी ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। सरकार का अंग रहकर उन्होंने किस प्रकार बिहार को पटरी पर लाने की हर संभव कोशिश की। आज उसी कड़ी में हम पार्ट 3 लेकर आप सबों के समक्ष हाजिर हैं। जिस जातिगत गुटबाजी को श्री बाबू और अनुग्रह बाबू ने अब तक बिहार की राजनीति से दूर रखा था, वो श्री बाबू की मृत्यु के साथ ही उभर कर सामने आ गई थी। कांग्रेस अब कई खेमों में बढ़ चुकी थी। एक खेमा महेश प्रसाद सिंह जी का, दूसरा विनोदानंद झा जी का, तीसरा खेमा अनुग्रह बाबू के सुपुत्र सत्येंद्र नारायण सिंह जी का और चौथा खेमा के.बी. सहाय का था। विनोदानंद झा, सत्येंद्र नारायण सिंह और के.बी. सहाय की तिकरी ने मिलकर महेश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया और बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए विनोदानंद झा। विनोदानंद झा ये नाम बहुत चर्चित है। झारखंड राज्य की प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे छात्रों के बीच देवघर में जन्मे बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री विनोद बाबू ने बुनकरों के कल्याण के लिए चरखा संघ और खादी आयोग के तहत कई कार्य किए। जितना रोचक उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी है, उतनी ही रोचक उनके मुख्यमंत्री पद से हटने की भी कहानी है। पर इस बार इसकी पटकथा पटना में नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण तमिलनाडु में लिखी गई थी। किंग मेकर कुमार स्वामी कामराज थे। किंग मेकर क्योंकि कामराज ने जिसे चाहा उसे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, वो भी एक बार नहीं, दो बार। कामराज पर विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे, पर आज हम जिसकी चर्चा करेंगे, हम आज चर्चा करेंगे उनके उस प्लान की जिसके तहत बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होता है। कामराज ने 60 के दशक की शुरुआत में महसूस किया कि कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती जा रही है। लोगों के अंदर कांग्रेस का जो लगाव था, जो जुड़ाव था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उन्होंने सुझाया कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो सभी नेता अपने पदों से इस्तीफा दे दें और अपनी पूरी ऊर्जा कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने के लिए लगाएं। यह कांग्रेस का प्लान था कामराज के दिमाग से। उनकी इस योजना के तहत उन्होंने पहले खुद इस्तीफा दिया और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई तथा एस.के. पाटिल जैसे नेताओं ने, जो उस समय सरकारी पदों पर थे, उन्होंने भी अपने पद का त्याग कर दिया। यही योजना कामराज प्लान के नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि कामराज प्लान की बदौलत वह केंद्र की राजनीति में इतने मजबूत हो गए कि नेहरू के निधन के बाद शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में भी उनकी भूमिका किंग मेकर की रही। इसी कामराज प्लान के तहत विनोदानंद झा को पद से इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की जुगत शुरू हो गई। इस बार मुकाबला वीरचंद पटेल और के.बी. सहाय में थी। एक बार फिर सत्येंद्र नारायण सिंह के.बी. सहाय को समर्थन देते हैं और के.बी. सहाय बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शेखपुरा में मुंशी गंगा प्रसाद एक अंग्रेजी हुकूमत में दरोगा के घर जन्मे के.बी. सहाय आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे और असहयोग आंदोलन के दौरान वे अनुग्रह बाबू और राजेंद्र प्रसाद के संपर्क में आए। के.बी. सहाय ने अपने प्रयासों से 60 के दशक में बिहार का विभाजन होने से बचा लिया था। झारखंड आंदोलन का इतिहास जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। एक नाम जो उभर कर सामने आता है
झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, हॉकी प्लेयर, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, सिविल सर्विस क्वालिफाई कर उसे छोड़ने वाले जयपाल सिंह मुंडा का 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान थे मुंडा, जिसमें ध्यानचंद उनके साथी थे। हालांकि वे फाइनल नहीं खेल पाए क्योंकि उन्हें सिविल सर्विस की प्रोबेशनरी परीक्षा देनी थी। उस परीक्षा को पास करने के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें दोबारा प्रोबेशनरी पीरियड सर्व करने के लिए बोला। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। 1929 में उन्होंने प्रथम बार अलग झारखंड राज्य की मांग की, जिसे अंग्रेज हुकूमत ने स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार कर दिया। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया और अलग झारखंड राज्य के लिए संघर्ष जारी रखा। 1949 में आजादी के बाद यही मांग उन्होंने पंडित नेहरू के सामने भी रखी, जिसे पंडित नेहरू ने भी अस्वीकार कर दिया। 1949 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया। 1952, 57 और 62 के चुनाव में झारखंड क्षेत्र की ज्यादातर सीटों पर चुनाव जीता था। चुनाव में जीत से मिली राजनीतिक ताकत के दम पर जयपाल सिंह मुंडा अलग झारखंड के लिए दबाव बनाते हैं, पर बार बार उनकी मांग को ठुकरा दिया जाता है। अब तक जयपाल सिंह समझ गए थे कि 352 सदस्य वाली बिहार विधानसभा में उनके 32-33 विधायक के आगे सब लोग समर्पण नहीं करने वाले हैं। केबी सहाय ने अपने राजनीतिक सूझबूझ से जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में, और बदले में उन्होंने झारखंड राज्य के लिए विशेष पैकेज, झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज एवं वहां से जो चुनकर आए थे विधायक, उनको मंत्री का पद दिया। जिस पटना और रांची को जोड़े रखने के प्रयास में केबी सहाय ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, भ्रष्टाचार और विधायकों की खरीद फरोख्त का लांछन भी झेला, उसी रांची पटना हाईवे पर उनकी हत्या ट्रक से उनके कार को कुचलकर कर दी जाती है। यह आजादी के बाद की पहली राजनीतिक हत्या थी। कांग्रेस का ही एक धड़ा जो केबी सहाय के बढ़ते कद को रोकना चाहता था, जो उनके द्वारा खत्म की गई जमींदारी व्यवस्था को जारी रखना चाहता था, उन्होंने आजादी के बाद की पहली राजनीतिक हत्या करवाई। तो इस तरह से बिहार में एक कद्दावर नेता की हत्या होती है और बिहार उस हत्या के बाद स्तब्ध हो जाता है। आपने आज जाना कि किस प्रकार आजादी के बाद की यात्रा, राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और बिहार आगे बढ़ा। तो आज के पार्ट 3 की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। इस बार थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन हम जल्द ही अगले पार्ट 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि जो मेहनत करके अपने साथियों के परिश्रम से हम ये जानकारियां आप सबों तक पहुंचा रहे हैं, वो आप सबों को जरूर अच्छी लग रही होंगी। आपकी शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद हमें ताकत दे रही हैं, हमारा संबल बन रही हैं। इसी प्रकार आपका साथ हमारे साथ रहे और इस यात्रा को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।